डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, दिस टाइम फॉर CUET PG 2025। ये सीरीज बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने इसे पॉपुलर बनाया है पिछले बैचेस ने। ये क्या प्रयास है एक छोटा सा कि पास्ट 3 इयर्स के जो CUET PG के पेपर हैं ऑफिशियल, उसको एनालाइज किया जाए विथ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और आगे के फॉरवर्ड लुकिंग की क्या सोच सकते हैं, ऑप्शन से क्या सीख सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये एक प्रयास। आज उसमें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी थीम के 3 इयर्स के पेपर 24, 23 और 22 को एनालाइज करेंगे, जो ना केवल CUET PG लेकिन किसी भी अन्य PG एंट्रेंस टेस्ट लाइक जामिया, सिपेट उड़ीसा, असम एंड अदर यूनिवर्सिटीज जो कि CUET PG के बाहर है, उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि यदि आप CUET PG 2025 दे रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि अभी तक आपने इसका अवेल नहीं किया है फायदा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। और सबसे इसमें ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आप कभी भी इसमें ज्वाइन करते हैं कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि सारे टेस्ट पेपर्स जो अभी तक लिए गए हैं वो लाइव हैं। बोथ लिंक हैं लाइव, जिसको कि आप लाइव ऑनलाइन दे सकते हैं, और ऑफलाइन PDF फॉर्म में भी हैं। और सारे जो लेक्चर्स हैं, मिनी लेक्चर्स कह लीजिए, उन टेस्ट पेपर्स पे वो सभी रिकॉर्डेड हैं डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं एट नॉमिनल कॉस्ट, तो नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर आप polschelp@gmail.com पे दें। और यदि आप CUET PG या अन्य एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है, तो ये बुक आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। CUET PG एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस तो CUET PG के लिए, इसके साथ में आपको 5 इयर्स पास्ट 5 इयर्स CUET PG लेनी चाहिए। UGC नेट के लिए दिस इज द गोल्डन बुक along with 100 बेस्ट 1000 बेस्ट MCQ। इसके डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। इसमें से कुछ जो स्लाइड्स हैं वो पहले से रिकॉर्डेड हैं, उसको मैंने न्यू जो 2024 का है उसके साथ में कोलैब किया है। तो यदि हम देखें CUET PG 2024 के क्वेश्चंस को, पॉलिटिकल थ्योरी के जो मैंने निकाले हैं 11 क्वेश्चन, लेट अस सी कैसे हैं वो 11 क्वेश्चन। फर्स्ट आप देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। पहले तो समझिए रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहते किसको है। मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन में बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। ये है इकोनॉमिक बेस सोसाइटी की, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को डिनोट करता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कौन जो है मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, कौन ओनर होता है और कौन अपनी लेबर उसमें बेचता है। ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है यही डिटरमिन करता है समाज के अन्य जीवन के पहलुओं को, जिसमें स्टेट भी आता है, आर्ट क्राफ्ट मीडिया, हमारे कल्चर सभी कुछ आते हैं। तो स्टेट इटसेल्फ जो है डिटरमिन होता है बेस से या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से मार्क्सिस्ट थ्योरी में। लेकिन रिलेटिव ऑटोनॉमी जो मार्क्स ने खुद भी दिया था, वो ये कहता है कि स्टेट ऐसा नहीं है कि कठपुतली जैसा है कि वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे पूरी तरह डिपेंडेंट होगा। कई ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लास में भी जो है फ्रेगमेंटेशन होती है, तो उनके बीच में मेडिएट करने में स्टेट को थोड़ी रिलेटिव ऑटोनॉमी मिल जाती है बेस से। इसके अलावा लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के रिवॉल्यूशन को रोकने के नाम पे भी वो कुछ रेगुलेट करते हुए नजर आते हैं कैपिटलिस्ट क्लास को। तो इसको जो है, इस फिनोमेना को रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट कहते हैं। इन सब में आप देखें तो निकोलस पोलंजा, लुई अल्थुजर, एंटोनियो ग्राम्स्की सभी ने जो है रिलेटिव ऑटोनॉमी पे अपना काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि मेथोडिकल वे में किसी ने किया है तो निकोलस पोलंजा ने किया है, इसलिए इसका सही आंसर है निकोलस पोलंजा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इन सभी ने किया है। इन्हें CUET PG में ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। ये इन्होंने कॉपी पेस्ट कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या सेटवेट से ले लिया है। निकोलस पोलंजा को आपको जानना चाहिए इन दो बुक के चलते भी। उन्होंने लिखा है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस 1968 में, और स्टेट पावर एंड सोशलिज्म इन्होंने लिखा है 78 में। इनकी एक बहुत फेमस डिबेट है राल्फ मिलीबैंड के साथ, जिसको मिलीबैंड पोलंजा डिबेट कहते हैं, जो नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। पोलंजा जो है स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू लेते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, और राल्फ मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू।
पढ़ लीजिएगा और थोड़ा आगे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू क्या होता है, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू क्या होता है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये तो एक रोट लर्निंग है, सेकेंड वेव फेमिनिज्म की ये बहुत फेमस बुक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, कैट मिलेट की। लेकिन क्यों ना इन तीनों थिंकर के जो फेमिनिस्ट थिंकर के बुक को देख लें। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट 1792 में इन्होंने एक लैंडमार्क बुक लिखा था, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। इसकी सेकंड टाइटल जरा पढ़िए क्या इंटरेस्टिंग है, विथ स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। कैरोल पैटमैन जो है वो लिखती हैं मिलती जुलती हुई टाइटल द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लिबरल थ्योरी की बेडरॉक, स्टेट की उत्पत्ति कैसे होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से, उसको उन्होंने सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया, जो मैन के लिए फॉर मैन, मैन के पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वुमेन कहाँ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। हैरियट टेलर मिल जो कि जेएस मिल की वाइफ थी, उन्होंने मिल के लिखा अपने हस्बैंड के साथ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डेराइव फ्रॉम द थ्योरी ऑफ, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन पहले ये रिपीटेड है, पीजीईटी में पूछा गया था, और ये थिंकर है डेविड रिकार्डो। इनफैक्ट ये चारों थिंकर पॉलिटिकल इकोनॉमी पे उन्होंने बुक लिखा है, बहुत फेमस। एडम स्मिथ ने बुक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कैपिटलिज्म की क्लासिकल बेसिक बुक कह सकते हैं आप, बेडरॉक। डेविड रिकार्डो ने जो बुक लिखा था जिसे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर प्रभावित है, वो बुक का नाम है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में। थॉमस माल्थस ने बहुत फेमस थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है ह्यूमन पॉपुलेशन, और उसको सपोर्ट करने के लिए फूड एंड अदर रिसोर्सेज बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसके चलते एक समय में इतना इम्बैलेंस होता है कि प्रकृति खुद उसका निदान ढूंढ लेती है, और कुछ आपदा के चलते बहुत लोग मर जाते हैं, और फिर ये बैलेंस स्टैब्लिश होता है। द थ्योरी ऑफ माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अब साइंटिफिक जमाने में ऑलमोस्ट जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी लिखते हैं थॉमस माल्थस, जेएस मिल लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेम नाम की बुक 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू बिकॉज वैल्यूज आर एलोकेटेड थ्रू इंप्लीमेंटिंग डिसीजन नॉट जस्ट बाय मेकिंग दैम। ये कहने वाले वेरी फेमस थिंकर डेविड ईस्टन हैं, जो सिस्टम अप्रोच के जनक माने जाते हैं, और इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन उन्होंने दोनों बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का भी दिया। मतलब कितने चमत्कारी थिंकर थे कि ही इज कंसिडर्ड द इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ बोथ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। मैक्स वेबर यहाँ दिखते हैं, हु इज नोन फॉर हिज ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड गिविंग रैशनल लीगल ऑथोरिटी अगेंस्ट द करिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। टैलकट पार्सन दिखते हैं, जिन्होंने कि बहुत प्रभावित किया, वैसे तो सोशियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनकी जो सिस्टम अप्रोच है, समाज को एक सिस्टम मानना, सोशल सिस्टम, और फंक्शनलिज्म, उससे जो है सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बहुत प्रभावित हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। आलमंड एंड भरबा यहाँ दिखते हैं, जो सिविक कल्चर 1963 में बुक के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी इंपेरिकल वे में 5 कंट्री में उन्होंने किया था। The earlier known example of direct democracy is found in Athens, we all know। तो इसके थ्रू ये जान लीजिए कि इंडिया में लिक्ष्मी रिपब्लिक, जो एंशियंट काल में, बुद्धिस्ट काल में वैशाली नाम के जगह पे पाई जाती थी, वो भी एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। टीएच मार्शल, जो कि सबसे बड़े थिंकर लिबरल कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप या लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ या लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बुक लिखा था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1952 में। उन्होंने जो कॉन्सेप्चुलाइज किया सिटीजनशिप को, इस तरीके से किया कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होने पे आपको मिलता है, और उसके चलते आपको कुछ अधिकार मिलते हैं स्टेट के द्वारा। वो अधिकार का जो है विस्तारीकरण हो रहा है। पहले जो है, सबसे पहले जब लिबरल स्टेट बना तो वो बहुत मिनिमम आपको सिविल लिबर्टी देते थे, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार। उसके बाद आपको पॉलिटिकल अधिकार मिलने लगे, पहले मर्दों को, बाद में औरतों को वोट देने का अधिकार, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए मतलब उम्मीदवार बनने का अधिकार, मतलब आप पॉलिटिकल ऑफिस ऑक्युपाई कर सकते हैं। और फिर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स में जो है और ज़्यादा उसका विस्तारित हुआ, और इस तरीके से लिबरल सिटीजनशिप का दायरा जो है बढ़ता गया। सो इट इज सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, 3 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। टीएच मार्शल यहाँ पे बहुत ही फेमस जो
कॉन्सेप्शन है या कुछ कॉन्सेप्ट टर्म्स जो हैं किसी थिंकर से जुड़े हुए, वो हैं ग्रामस्की के साथ हेजेमनी है। हेजेमनी, एंटोनियो ग्रामस्की जो एक मार्क्सिस्ट थे, वो ऐसे देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास का डोमिनेशन है वर्किंग क्लास पे, वो कोएर्सिव या इकोनॉमिक केवल नहीं है, वो बेसिकली आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल है, दिमाग पे कब्जा, जिसको आप थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर कह सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो जाएगी लेनिन के साथ, आप जानते हैं, जिसको वैनगार्ड पार्टी मानते थे, और डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट एक ट्रांजिशन फेज मार्क्स के साथ, एंड पॉलीसेंट्रिज्म टॉगलियाटी। अब पॉलीसेंट्रिज्म क्या है यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा, मैंने सभी मैच कर दिया है। यहाँ पे ये सभी थिंकर जो हैं वो ग्लोबल जस्टिस के थिंकर हैं, उनके बुक्स पे ये जो है मैच करने के लिए है। इसमें थर्ड सही है, तो थॉमस पर्ग जो है फोर्थ, चार्ल्स बीज ने लिखा है द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्ग ने लिखा है द वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, थॉमस नेगल ने लिखा है द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रुइज्म, एंड डेविड मिलर प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। मैच कर लीजिए। Who among the following were not exponent of positive liberty? इससे बर्लिन ने जो है पहली बार निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को इस तरीके से दो खाने में बांटा। निगेटिव लिबर्टी उनके अनुसार से मैन मेड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होना जो है निगेटिव लिबर्टी है, मतलब आपको कोई बोलने से, करने से, जाने से नहीं रोकता है तो आप निगेटिवली फ्री हैं। पॉजिटिव फ्रीडम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो इंटरनल फ्रीडम है कि आपके दिल, दिमाग या विल या आपके डिजायर पे आपका खुद का काबू है या आप कठपुतली हैं किसी और के। जैसे यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप अल्कोहल मत लीजिए, शराब मत पीजिए, आपका लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप शाम में जो है शराब की बोतल खोल के पीते हैं, इसका मतलब पॉजिटिवली आप फ्री नहीं है, इंटरनली जो है कुछ आप में अनफ्रीडम है। दूसरा इसका मीनिंग ये होता है कि यदि स्टेट या सोसाइटी कुछ करके यदि उन लोगों की या लोगों की इन जनरल फ्रीडम को, कैपेबिलिटी को, कुछ करने की जो कैपेबिलिटी उसको बढ़ा दे, तो उसको भी पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। जैसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए यदि एक्सेसिबल जो है वो मॉल बन जाए, मल्टीप्लेक्स बन जाए, सुपरमार्केट बन जाए, रोड बन जाए या रोड क्रॉसिंग बन जाए, और वैसे लोगों को यदि सरकार सस्ते दामों पे या फ्री जो है व्हीलचेयर मुहैया कराए, तो समझिए कि उनकी लिबर्टी या फ्रीडम कितनी बढ़ जाएगी। दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। इन थिंकर्स में यदि आप देखें तो रूसो, टी.एच. ग्रीन एंड लास्की सभी पॉजिटिव फ्रीडम की कहीं ना कहीं बात करते हैं, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं। लिबर्टेरियन थिंकर स्टेट या सोसाइटी को इंटरवीन करने का मौका ही नहीं देते हैं, इसलिए पॉजिटिव फ्रीडम उस तरीके से हो ही नहीं सकती है, वो निगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट होते हैं। रॉबर्ट नॉजिक के जैसे ही लिबर्टेरियन थिंकर फ्रेडरिक हयाक एंड मिल्टन फ्रीडमैन थे, इन सबको जरूर याद कर लीजिए। Rousseau's political philosophy furnished the basis for popular sovereignty. We all know कि popular sovereignty क्या होती है, मतलब sovereignty people में निहित होती है, ऐसा रूसो का कहना था। उनका तो यहाँ तक कहना था कि वो ये sovereignty people delegate कर ही नहीं सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे हम लोग वोट दे करके करते हैं। उनका कहना था कि द मोमेंट आपने उसको डेलीगेट किया, आप उसी समय आपकी लिबर्टी जो है चली जाती है, sovereignty चली जाती है। रूसो। Legal theory of sovereignty in modern time was propounded by John Austin. John Austin जो है मोनिस्टिक एंड लीगल थ्योरी के प्रोपोनेंट थे। उनकी फेमस कोट भी याद कर लीजिए, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय द सैंक्शंस। जीन बोदिन फ्रेंच जो है वो फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने की पॉलिटिकल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट मॉडर्न एरा में दिया था। एब्सोल्यूट सॉवरेंटी यदि यहाँ पे देखें तो इस टाइप की सॉवरेंटी दिखती है थॉमस हॉब्स के थॉट में, लेवाइथन। तो 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी थीम से 2024 में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। अब आइए CUET PG 2023 के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको ये पेपर देख के एक एहसास होगा कि 23 पॉलिटिकल थ्योरी वाज प्रेटी टफ, और 22 जो है वो अचानक थोड़ा, उससे थोड़ा ही नहीं काफी ज्यादा आसान हो जाता है, और 21 भी आपको आसान ही दिखता है। इसका कारण जो भी रहा हो, मुझे ये फील होता है कि एनटीए अभी भी CUET के लेवल को एडजस्ट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये होता है जब नई नई एग्जाम होती है। तो आपको इस बार यदि आप कहें कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से वो थोड़े मॉडरेशन में जाएंगे, वो उस तरह का नहीं पूछेंगे जैसा उन्होंने 23 में पूछा है।
थोड़े उससे हल्के 22 लेवल के शायद, मेरी एक गेस है, पूछेंगे, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं होता। आपको पता है कि पिछली बार कट ऑफ कितना लो गया था, मतलब ये हालत थी कि 200 नंबर तक जो है नहीं मिल पाए थे जेएनयू में जाने के लिए, जबकि 2022 में 240 के ऊपर तक चला गया था, 210 के आसपास में हो गया था। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे तो कट ऑफ बहुत नीचे चला जाता है, उससे कोई बहुत अच्छी फीलिंग स्टूडेंट में आती नहीं है। तो चलिए विद दिस एक डिस्क्लेमर इसको देखते हैं, ये टफ क्वेश्चन पेपर को। 23 फर्स्ट क्वेश्चन जो है गिल्ड सोशलिज्म पे है। यहां पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप कई क्वेश्चन को कॉमन सेंस से आपको टैकल करना होगा, आपको ब्रूट नॉलेज से नहीं कि ये सही है वो गलत है। जो ट्रिक होती है ना कि ये जरूर डेफिनेटली ये ऑप्शन गलत है, या जैसे ये क्वेश्चन में आपको जस्ट गिल्ड सोशलिज्म, यदि आपने थोड़ी भी ठीक से पढ़ाई की है तो गिल्ड सोशलिज्म क्या था? एक तरह का इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थी कि सभी वर्कर जो है वो इक्वल हैं, उनको जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए एंड ऑल, इस टाइप की बातें जो है इंग्लैंड में गिल्ड सोशलिज्म ने की थी। इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे जीडीएच कोल थे, और इसके बारे में जो है यहाँ पे लिखी गई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो जब आप यहाँ देखते हैं कि एडवोकेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, और इसका कंपटीशन किससे होता है? टेरिटोरियल डेमोक्रेसी। अब गिल्ड का मतलब ही होता है कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कास्ट गिल्ड पहले होती थी, जो प्रोफेशन की गिल्ड। तो टेरिटोरियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? एडवोकेट कम्युनिटी ऑफ फीलिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये ठीक है थोड़ा बहुत है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी उससे बहुत अच्छा है। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम टेरेनीज का कोई मतलब नहीं। तो कॉमन सेंस से आप इसको ट्रिक मतलब टैकल कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? यूटिलिटेरियनिज्म आपको पता है, इसका सीधा मतलब ये होता है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जो हेडोनिज्म पे बेस्ड है, कि मतलब यदि किसी भी एक्शन से, किसी डिसीजन से, किसी पॉलिसी से यदि अधिक लोगों को हैप्पीनेस मिल रहा है और उसके कंपैरिजन में कम लोगों को पेन मिल रहा है, तो वो पॉलिसी, वो एक्शन, वो डिसीजन मोरल है, इथिकल। ये यूटिलिटेरियनिज्म है। तो इसमें यदि आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे काफी चीजें लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर तो होगा ही, गवर्नमेंट इज ए नेसेसरी इविल, इसको चलिए यदि आप कंफ्यूज भी हैं तो आगे बढ़िए, स्टेट इज ए नेचुरल नेसेसिटी। अब इन दोनों को यदि आप देखेंगे तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ये होगा या ये होगा। मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर सेम बातें कहता है जो यहाँ लिखी गई है। इन दोनों में यदि आपको थोड़ा भी पता है यूटिलिटेरियनिज्म का, तो आपको पता है कि वो स्टेट को अलाउ करते हैं सोशियो इकोनॉमिक मैटर में इंटरवीन करने को, जिससे कि ओवरऑल हैप्पीनेस सोसाइटी का बढ़ाया जा सके। इसलिए वो कभी भी स्टेट को जो है नेसेसरी इविल नहीं मानेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म की तरह, इसीलिए वो स्टेट को नेचुरल नेसेसिटी मानेंगे। तो यूटिलिटेरियनिज्म में ये नहीं हो सकता है। अब यहां पे देखिए, आके आपको थोड़ी सी और कठिनाई होने लगेगी। इसमें आप प्राइमोर्डियलिज्म, मतलब प्राइमोर्डियल टाई क्या होता है? जो आपके बर्थ से आता है, जो आपके खून का रिश्ता होता है, जो रेस है, इथनिक टाइज हैं, किन हैं, ये चीजें जो है कास्ट, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटी है। और पेरेनियल क्या होता है? जो रिलेटेड टू रिलीजन है, जो मतलब शाश्वत सत्य है, पेरेनियल रिवर भी हम कहते हैं। तो लेकिन इन सब आपको पता नहीं होगा, ना तो आप एंड्रियन हेस्टिंग को जानते होंगे, ना वॉकर कोनोर को, जबकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। मैंने यहाँ पे सबके बारे में दिया है, क्या है प्राइमोर्डियलिज्म, ये सब नेशनलिज्म की थ्योरी है। पेरेनियलिज्म जो रिलीजन के बेसिस पे नेशनलिटी को देखती है। प्राइमोर्डियलिज्म जो है इथनिक या जो प्राइमोर्डियल टाइज होते हैं उसके बेसिस पे नेशनलिज्म को एक्सप्लेन करती है। ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आप सीधा क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इथनो सिंबलिज्म जो है ये कई जगह बिखरा हुआ है, कि एंथनी ड स्मिथ जो है उनकी ये थेसिस है, और यदि बी को 3 से आप मैच करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है और ये क्रैक हो जाता है। तो मतलब आपको और कुछ ज्यादा जानना ही नहीं है। मॉडर्निज्म भी जो है, अर्नेस्ट गेलनर को यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है या आपने एमसीक्यू देखा है, तो आपको पता है कि इनका थॉट ये है कि मॉडर्न काल में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन हुआ, उसके चलते नेशनलिज्म आया और फिर नेशन आया। तो मॉडर्निज्म जो है इनकी कॉन्सेप्ट है। तो डी का 1, तो डी के 1 से तो खैर ज़्यादा आपका नहीं होता क्योंकि 50-50 है, लेकिन बी के 3 से हो जाता है। तो बाकी आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा सबके बारे में जो यहाँ दी गई। हो सकता है आगे आपको इससे और क्वेश्चन आए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा।
रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, यदि आपने इकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता है कि रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी डीप इकोलॉजी नहीं हो सकती, क्योंकि डीप इकोलॉजी में तो इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम को एकदम सेंटर में रखा जाता है, बायोसेंट्रिज्म, ह्यूमन जो है कोई अलग नहीं है, ऊपर नहीं है किसी और लाइफ फॉर्म से, सब बराबर है, इस टाइप की बात। और कुछ भी हम करें तो इकोलॉजी को सेंटर में रख के सोचना है। सोशल इकोलॉजी जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मरी बुकचिन जो है उनका एक थॉट है कि जो इकोलॉजी जो है और जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल इशूज या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है इंडिविजुअल का नहीं किया हुआ है, बल्कि ये जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, सोसाइटल सोशल स्ट्रक्चर है, हिरार्कीज हैं, और जो हमने सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बना रखा है सोसाइटी में, उसका प्रतिफल है। जैसे मान लीजिए कि कास्ट सिस्टम है, या हमारा जो है कि वेल्थ के पीछे लोग भागते हैं, इस टाइप की थॉट है, वो हमें इकोलॉजी को हार्म करती है, इन्वायरमेंट को हार्म करती है, लाइक दिस। तो ये भी नहीं होगा, तो ये एक ही बच जाता है लैंड इथिक। तो चलिए ये तो ऐसे ही है। ह्यूमनिस्ट और शैलो इकोलॉजी, देखिए ये सबसे बड़ा भी टर्म है, और ये शैलो इकोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि ह्यूमन को सेंटर में रख के, ह्यूमनिस्ट है मतलब आप एंथ्रोपोसेंट्रिक कह सकते हैं, शैलो इकोलॉजी है मतलब ठीक है इकोलॉजी का बचाव करो लेकिन डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टाइप की बात है, तो वही जो है रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन आपको थोड़ी राहत देगा इस तरह के टफ क्वेश्चन में, जो आप अपना ब्रेन सेल यदि ठंडा रखे हुए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे एथेनियन डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, एथेनियन टाइप, और हम सबको पता है कि एथेंस की डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है एंशिएंट ग्रीस में, तो ये तो आसान हो जाता है। Given below two statement, statement 1, popular democracy is form of indirect democracy। यहाँ कंफ्यूज आप यूजली कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है आपको जानना चाहिए कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। और इट प्री सपोजेज, इट का मतलब पॉपुलर डेमोक्रेसी, इट प्री सपोजेज फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन, मतलब सोसाइटी इस तरह से बटा होता है फैक्शन में या सेक्शन में, क्यों, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये सब क्रूड स्टेटमेंट है, तो इसको भी आप गलत कर सकते हैं। तो ये भी कॉमन सेंस से सेकंड वाले को आप गलत कर सकते हैं, और फर्स्ट तो आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वैसे पॉपुलर डेमोक्रेसी तो आप कह भी सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगा। वैसे यदि देखा जाए तो इवन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी पॉपुलर डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। तो ये कहना स्ट्रिक्टली कि पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है केवल इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ज्यादा आप इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही इसको जोड़ सकते हैं। अब अगेन आपको एक बाउंसर मिलेगा, जस्टिस एज रिक्विटल। अब ये सब जो है बहुत लीगल टर्म है, यदि कोई लॉयर से पूछेंगे तो बोलेगा जस्टिस एज रिक्विटल का मतलब होता है टीट फॉर टैट, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, मतलब फेयर एक्सचेंज। किसी ने चोरी की जितने से 500 रुपया तो 500 रुपया लौटा दो, किसी ने हत्या की तो उसको फांसी पे चढ़ा दो, लाइक दिस। मतलब कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कह लीजिए, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वेयर पनिशमेंट इज ए फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन और रीपेमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जो आपने किया उसका चुकाना होगा। तो लेकिन ये इतना लीगल है, मतलब डेफिनेटली ये सब टफ है, और आपको परेशान करने के लिए ही ये सब क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक भी जो है फेयरली टफ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अब ये आइए, यदि आपने डेमोक्रेटाइजेशन में सैमुअल हंटिंगटन की जो इस थेसिस को पढ़ा है, जो थर्ड वेव उन्होंने लिखा था, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन खासा आसान लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, जो 1828 से 1926 के बीच में करीब यूरोप में हुआ था। जनरली यूरोप के कंट्री जो हैं वहाँ पे राजा राजशाही ये सब हट करके या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या डेमोक्रेसी आई थी। ये वेव जो है पलट जाता है। हंटिंगटन जो है हर वेव के बाद, वो 3 वेव की बात करते हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, मैंने यहाँ पे तीनों वेव दिया है, और हर बार जो है रिवर्स फर्स्ट वेव, रिवर्स सेकंड वेव की भी बात करते हैं। तो फर्स्ट वेव का जो रिवर्स होता है, रिक्वाइल करता है, मतलब फिर से जो है डेमोक्रेसी के बजाय जो है ऑटोक्रेटिक या फासिस्ट उस टाइम में रूल हो गई थी, तो कई कंट्री जो यूरोप के 22 से 42 के बीच में, जो लाइक जर्मनी और इटली, वो रिवर्स हो गए थे, डेमोक्रेसी से बैक चले गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये भी और ये भी। लास्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इकोलॉजी पे है, और ये भी कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं यदि आपको थोड़ी बहुत आपने इकोलॉजी पढ़ी हुई है। तो ग्रीन आइडियोलॉजी आप देखिए
कि होलिज्म जो है, होलिज्म क्या है कि एक इकोसिस्टम को एज ए होल देखो, उसके पार्ट नहीं, उसके इंटरकनेक्टेड जो पार्ट है उससे बड़ा है, मतलब होल इज मोर देन द पार्ट। और ओवरऑल हमें देखना चाहिए कि इकोसिस्टम में कैसे इंटरकनेक्टेडनेस है, डिफरेंट जीव जंतु जो उसके ए बायोटिक कंपोनेंट है, और वो सब मिल करके कैसे एक बैलेंस बनाते हैं, इस टाइप की चीजें, मतलब होलिस्टिक एक व्यू लेना। इकोलॉजी तो उससे जुड़ा हुआ है ही, सस्टेनेबल जुड़ा हुआ है, तो तीन जब जुड़ा हुआ है, फ्रॉम बीइंग टू हैविंग, ये आपको एक और टर्म दिखेगा, और यही जो है और टर्म नहीं है ग्रीन आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि 10 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, और आपको सब देख के लगा होगा कि यार ये तो बहुत टफ है। यस, बहुत टफ है। इसमें यदि आप 5 भी ले आते हैं तो ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कितना लो गया है आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं 2022 में, जहां आपको अचानक से लेवल जो है डाउन दिखेगा। फाइनली CUET PG 2022 के क्वेश्चन को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ क्वेश्चन भी ज्यादा है, मुझे लगता है 12 या 13 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2022 का पहला जो पॉलिटिकल थ्योरी मैं खोज पाया हूँ वो है सम नेशंस लैक स्टेट। कौन बोलेगा नहीं? ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है। फिलिस्तीन एक नेशन है, लेकिन क्या उसका स्टेट है? नहीं है उसके पास में स्टेट। तो ये सही है। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, ये भी हो सकता है। सम स्टेट्स लैक नेशनल आइडेंटिटी, मतलब कि स्टेट जो है, स्टेट तो है, लेकिन उसका क्या नेशनल आइडेंटिटी? लाइक यूएसएसआर एक स्टेट था, लेकिन उसकी नेशनल आइडेंटिटी क्या थी? बहुत डिफिकल्ट है कहना। इवन यूगोस्लाविया का नेशनल आइडेंटिटी क्या थी? हो सकता है। सम नेशंस ऑक्युपाई मोर देन वन स्टेट। कर्ड, हम लोग जानते हैं कर्ड पीपल, कर्डिस्तान ऐसे कुछ तो वो स्टेट है नहीं। कुर्द भी कहते हैं उसको, कुर्द या कर्ड पीपल जो है वो ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, इन सब में फैले हुए हैं। तो ऐसा हो ही सकता है कि सम नेशन, नेशन मतलब पीपल जो एक जैसे सोचते हैं, खाते हैं, कल्चर, रिलीजन या लैंग्वेज सेम है, उसको यदि हम नेशन बोले पीपल को, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं, तो अपने को पा सकते हैं कि बहुत सारे वो स्टेट में फैले हुए। इवन फिलिस्तीन पीपल देखिए तो कहाँ कहाँ भी फैले हुए हैं। सम स्टेट कंटेन मोर देन वन नेशन, कौन भूल सकता है यूएसएसआर को जो मल्टीनेशनल था, यूगोस्लाविया को, चेकोस्लोवाकिया को, ये सब सब जो है मल्टीनेशनल स्टेट माना जाता है। इसमें एक से अधिक नेशन पाए जा सकते हैं, तो ये सभी होगा। स्टेटमेंट 1 देखिए, द मल्टीकल्चरलिज्म, थिन मल्टीकल्चरलिज्म। देखिए थिन और थिक का डियर स्टूडेंट मैंने कई बार बताया भी है। इसका मतलब ये होता है कि थिन मल्टीकल्चरलिज्म मतलब मल्टीकल्चरल जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत थोड़ा सा टच कीजिए, बहुत दूर तक मत ले जाइए। और थिक मतलब है कि हम काफी डीप यदि उसको हम अंदर घुस जाएं मल्टीकल्चरलिज्म में। तो थिन मल्टीकल्चरलिज्म व्यूज सम कल्चरल डिफरेंस एज अकरिंग बिटवीन लिबरल्स एंड नॉन लिबरल्स। इनफैक्ट ये उल्टा है, ये थिक है, तो ये यहां जाएगा, क्योंकि लिबरल और नॉन लिबरल यदि एक ही जगह रह रहे हैं दो इस टाइप के लोग, तो बिल्कुल जो है थिक मल्टीकल्चरलिज्म आपको, मतलब डीप डाइवर्सिटी है। और थिन मल्टीकल्चरलिज्म यहां आ जाएगा, views all cultural difference as disagreement between groups that already agree on liberal value। मतलब लिबरल के बीच में ही थोड़ी बहुत जो डिसएग्रीमेंट होती है इकोनॉमिक मैटर पे, पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, कंट्री का विकास कैसे होना चाहिए, ये जो है थिन मल्टीकल्चरलिज्म है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं माओ जेदांग के जिन्होंने कि एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन की बात की थी। उनका कहना था कि जो नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन है, खिंचाव है, वो जो है आपको लेबर और पीजेंट के बीच में हो सकता है, वर्कर और पीजेंट। लेकिन जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास या कैपिटलिस्ट या जो पीजेंट है उनके बीच में जो है वो जो कंट्राडिक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है, मतलब वो इस तरह के डीप हैं कि उसको आप मिटा नहीं सकते हो। जबकि वर्कर और पीजेंट के बीच में जो है वो नॉन एंटागोनिस्टिक है, मतलब कि ठीक है डिसएग्रीमेंट है लेकिन वो थिन है। तो ये जस्ट दोनों रिवर्स जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि सिमन डे वेवर जो है सेकंड सेक्स उन्होंने लिखा है ए का 4, और आप देखेंगे कि ए के 4 से ही आपने 50-50 गेम खेल लिया। यहाँ पे सुजर मिलन ओकिन का किसी से भी आप मैच कर सकते हैं। तो ये डी के 2 से आप देखिए तो डी के 2 से ही आपका ये मैच हो जाता है, और फिर आप इसको इनफैक्ट बेटी फ्रेडन की जो बुक है द फीमेल मिस्टिक, ये कई लोग कहते हैं कि ये इसके थ्रू जो है सेकेंड वेव फेमिनिज्म जो है आती है, मतलब दिस इज द सिग्नेचर बुक ऑफ
रेडिकल फेमिनिज्म या सेकेंड वेव फेमिनिज्म। स्टेटमेंट 1 है लिबरल फेमिनिस्ट आर्ग्यू फॉर लॉज दैट गिव वुमेन फॉर्मल इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो लिबरल फेमिनिस्ट मतलब ये फर्स्ट वेव कह लीजिए, यस ये तो सही है। और जो रेडिकल फेमिनिस्ट वो सेकेंड वेव कहते हैं द प्रिवेलेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेक्स इनइक्वलिटी। तो वुमेन के शरीर पे जो वायलेंस होता है, उनके साथ जो जिस तरीके से उनको एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है या पब्लिक वायलेंस झेलना पड़ता है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और पैट्रियार्की के चलते उनको जो वायलेंस झेलना पड़ता है, इन सब को रेडिकल फेमिनिस्ट उठाते हैं। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रोनाल्ड डॉर्किंस आइडिया ऑफ राइट एज ट्रम्प। यहाँ पे थोड़ा ये डीप है, क्योंकि आप आगे एक देखेंगे कि 21 में ये पूछते हैं कि राइट ऑफ ट्रम्प जो है किसने दिया है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है जो 21 में आप देखेंगे वो एकदम फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये सेकंड लेवल क्वेश्चन हो जाता है, जहां पे कि अब ये आपको पहले ही बता दिया है कि राइट एज ट्रम्प जो है रोनाल्ड डॉर्किन का फ्रेज है या कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर पूछ रहे हैं। लेकिन ये भी आप कॉमन सेंस से बना सकते हैं यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि रोनाल्ड डॉर्किन की आइडिया ऑफ राइट्स एज ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब क्या होता है? यदि आप कार्ड खेलते तो आपको पता है ट्रम्प कार्ड मतलब जो आपको जिता देता है। आपके पास तुरुप का पत्ता जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी जान भी बचाता है। तो अधिकार जो हैं डेमोक्रेसी में खास करके आपकी जान बचा सकते हैं, लिटरली। फंडामेंटल राइट जो है हैबिया कॉर्पस रिट आप दायर कर सकते हैं तो आपकी जान बच सकती है। तो राइट जो है वो अल्टीमेट आपके पास तुरुप का पत्ता है। जब आपके सब फेल कर जाते हैं तो आपको कुछ राइट्स ऐसे मिले होते हैं समाज में स्टेट के अगेंस्ट जो आपको आपकी रक्षा करते हैं। इस टाइप की बात है जो यहाँ पे लिखी गई है। बेसिक राइट्स, जिसको फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, ऑफ इंडिविजुअल टेक मोरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर अदर नॉर्म्स। जो भी सोशल नॉर्म हो, चाहे वो कॉमन गुड के लिए हो, सबके ऊपर जो है कुछ फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल का सुपरसीड करता है, वो एक तरह से सबके ऊपर रहता है और उसकी रक्षा करता है। यदि यहाँ देखेंगे नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टेक प्रेसिडेंस ओवर बेसिक इंडिविजुअल राइट, तो ट्रम्प कैसे होगा? ये तो कॉमन सेंस है। इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी कैन ट्रम्प इंडिविजुअल राइट, ये दोनों एक ही बात कहता है और ये हो ही नहीं सकता है। जब इंडिविजुअल राइट जो है ट्रम्प करे किसी और कंसिडरेशन या नॉर्म पे, तभी तो राइट्स एज ट्रम्प होगा। तो ये कॉमन सेंस से आप इसको टिक कर सकते हैं। ओनली सी। स्टेटमेंट 1 है जेरेमी बेंथम द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपको खुद बता रहा है, रिडिकुल्ड नेचुरल राइट एज परनीसियस फिक्शन। उन्होंने बहुत तरीके से नेचुरल राइट को रिडिकुल किया था, डेराइड किया था, परनीसियस फिक्शन कहिए, नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्ट कहिए, लाइक दैट। स्टेटमेंट 2 है ह्यूमन राइट्स आर बिलीव टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। तो ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स जो है नेचुरल राइट्स आते हैं, नेचुरल राइट जो है नेचुरल लॉ से आते हैं, नेचर के लॉ से। तो इसको आप सही मान सकते हैं, दोनों ही सही है, ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। आप देख रहे हैं कि हर साल यूटिलिटेरियनिज्म पे पूछा जा रहा है। अभी जेरेमी बेंथम के बारे में पूछा गया और यहाँ पे भी उसी तरह से आप इसको टैकल कर सकते हैं जैसे वो क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी तो होगा ही, यूटिलिटेरियनिज्म है तो ए जरूर होना चाहिए। अब ए तो सब में है, कुछ फायदा हुआ नहीं। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यही तो प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का, GHP प्रिंसिपल कहते हैं इसको। तो बी जरूर होना चाहिए, तो बी भी सब में है, कोई फायदा नहीं हुआ। तो लेसे फेयर जो है, लेसे फेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जो मूक दर्शक हो, जो सोशियो इकोनॉमिक, खासकर इकोनॉमिक मैटर में बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, बाजार को अपना काम करने दे, ऐसा कभी यूटिलिटेरियनिज्म नहीं मानता, क्योंकि वो स्टेट के इंटरवेंशन को अलाउ करता है जिससे ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ सके। इसलिए सी नहीं होना चाहिए। सी किस में नहीं है? केवल दो में सी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ए बी डी। तो अब डी देख लीजिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अगेन ये दोनों तो एक ही बात कहता है, बी और डी। इसका मतलब है ओनली ए बी डी। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ब्रूट नॉलेज नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस से। Who among the following defines citizenship as full and equal membership इन पॉलिटिकल कम्युनिटी? ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है सिटीजनशिप का बाय TH मार्शल, जो लिबरल थिंकर इंग्लैंड के थे, और उन्होंने जो बुक लिखा था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, उसमें वो सिटीजनशिप को एक तरह का
एक स्टेटस मानते हैं जो आपको कुछ अधिकार देता है, और वो कहते हैं कि इवॉल्व हुआ है ये अधिकार हिस्टोरिकली। पहले जो है सिविल राइट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, और अब के कंटेम्प्रेरी टाइम में जब वो लिख रहे थे 1950s में, तो उनको सोशल राइट्स भी मिलने लगते हैं, लाइक सोशल जस्टिस हो या सोशल डिग्निटी हो एंड लाइक दैट। तो ये जो सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, इस तरीके से सिटीजनशिप की जो अधिकार हैं, जो आपके सिटीजन होने के जो स्टेटस हैं, उससे जो आपको राइट्स मिलते हैं, वो इवॉल्व हुआ है। तो 3 कंपोनेंट, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स बाय टी.एच. मार्शल। ये लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, वेरी फेमस। यहाँ पे आपको जो है विल कैमेलिका दिखते हैं, जो मल्टीकल्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप जिन्होंने बुक लिखी है। आयरिस मैरियन यंग आपको दिखते हैं, जो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म में। जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज जो तबका है, उनको डाइवर्स सोसाइटी में कुछ ऐसे अधिकार मिलने चाहिए जो नॉर्मली किसी को नहीं मिलते, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। मतलब सिटीजन को सबको इक्वल स्टेटस देने के बजाय आपको जो मार्जिनलाइज या जो माइनॉरिटी ग्रुप है या दबे कुचले हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट एज ए सिटीजन आपको देने होंगे। आयरिस मैरियन यंग। Who among the following advocate entitlement theory of justice? ये सब फर्स्ट लेवल क्वेश्चन है। Who, जैसे मान लीजिए who gave complex equality theory, और who gave equality of resources theory, who gave theory of justice, और entitlement theory of justice like this। ये सब बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। आपको पता है इसका आंसर कि रॉबर्ट नॉजिक जो एक लिबर्टेरियन थिंकर थे, तो लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस है। यहाँ पे आपको इमैनुअल कांत दिखते हैं, एक वेरी फेमस इनलाइटनमेंट थिंकर, लिबरल थिंकर, जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के लिए जाने जाते हैं। माइकल सैंडल दिखते हैं, जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, लिबरल कम्युनिटेरियन। एंड माइकल वॉल्जर दिखते हैं, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, अगेन एक कम्युनिटेरियन थिंकर। आइडियोलॉजी किसने क्वाइन किया है? बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है, मार्केट प्लेस ऑफ क्वेश्चंस में कह लीजिए। ये सब सभी जगह कहीं भी आप मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और ये इनका डेस्टुट डी ट्रेसी, इस टाइप का कुछ नेम है। दी ट्रेसी से भी आप इनको जान सकते हैं। यहाँ पे जो आपको कार्ल मार्क्स, फुकुयामा और डेनियल बेल दिखते हैं। डेनियल बेल के को एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस के लिए जाना जाता है, फुकुयामा को एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस, जो कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस से ही मिलता जुलता है। कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता। जो मैं बार बार कहा था कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, मैंने 2-3 बार कहा, तो आपको अभी तक तो वैसे ही पता लग गया होगा कि ये जो है माइकल वॉल्जर, वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर, ने ये दिया था। वो क्या कहते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। बेसिकली कम्युनिटेरियन कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी मतलब ये है कि समाज में डिफरेंट जो डोमेन है, जिसमें जो प्राइमरी सोशल गुड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रूल से हो सकता है। डोमेन मान लो एजुकेशन का डोमेन है, जो इकोनॉमी के डोमेन से अलग है, किनशिप का डोमेन अलग है, इस टाइप के रिलीजन का डोमेन अलग है, और हर डोमेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन के रूल हैं अलग हो सकते हैं। और मान लो एक डोमेन में कोई यदि ऊपर है तो वो दूसरे डोमेन में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई यदि बहुत रिच है इकोनॉमिक डोमेन में, उसको ज़्यादा कुछ मिल गया तो वो एजुकेशन के डोमेन को भी डोमिनेट करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइप की बातें वो कहते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स वे में हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये नहीं कि समाज में सब बराबर है, हर डोमेन में जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रूल से हो सकता है। माइकल वॉल्जर, वन ऑफ द कम्युनिटेरियन थिंकर। रोनाल्ड डॉर्किन फिर से देखते हैं, जो राइट एज ट्रम्प, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लक इगलिटेरियनिज्म के लिए जाने जाते हैं। डेविड मिलर के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें दिया है, पढ़ लीजिएगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ नेशनलिज्म, जस्टिस, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म एंड ग्लोबल जस्टिस। उनके कुछ बुक को भी देख लीजिए। जॉन डॉल को कौन नहीं जानता। Who among the following defined politics as the authoritative allocation of value? जब आपने पॉलिटिक्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा, और ये डेविड ईस्टन का है। सेम डेविड ईस्टन जो सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हैरोल्ड लैसवेल हैं, जो कि पॉलिसी साइंस के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने लिखा था कि हु गेट्स व्हाट, पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। एंड यहाँ यान बेल है। इन सबको पढ़ लीजिएगा। कई बार मुझे ये फील होता है कि मैं पूरे ऑप्शन को मैं फिर भी नहीं बता पाता, क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग इंटरनेट पे। तो यहाँ पे आप देखिए 12 क्वेश्चन जो है आपको दिखते हैं, और 12 क्वेश्चन का यदि आप लेवल देखेंगे तो कैसा दिखता है? मॉडरेट इन कंपैरिजन टू 2023, इजियर। और अब इससे भी इजी आपको जो है मिलेगा 2021 में। इसका क्या मतलब है कि आप लेवल को बढ़ाते जा रहे हो।
लेकिन क्या मैं फिर से कह रहा हूं 24 की लेवल और ज्यादा होगी? नहीं, मेरा ऐसा हंच है कि इट विल कम बैक टू दिस लेवल जो अभी मैं एनालाइज किया 2022 का, वैसा लेवल आपको देखने के ज्यादा चांसेस। नाउ कम टू 2021। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने चांसेस को बूस्ट करने का। इस जो जर्नी है 2-3 महीने की, उसको एक ब्यूटीफुल बनाने का और उसके थ्रू पॉलिटिकल साइंस एंड इन जनरल नॉलेज गैदर करने का। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी और बताया जाएगा कैसे ज्वाइन करना है। अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर polsc@gmail.com। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के, यदि वो 1-2 लाइन में ऑब्जेक्टिवली दिए जाए तो। मिलेंगे फिर। ये सीरीज बिल्कुल जारी रहेगा और मार्च में आपकी एग्जाम है CUET PG25। उसके पहले सारे थीम जो हैं 6-7 थीम एक इस टाइप के 3 इयर्स के पेपर को एनालाइज करने के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।